नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं औसत, जिसकी मैं क्वेश्चन नंबर 45 तक आपको करा चुका हूँ। अब बढ़ते हैं हम लोग इसमें आगे की ओर। लिखा हुआ है कि गणित की परीक्षा में एक वर्ग के 20 छात्रों में से 2 छात्रों ने 100 अंक। आराम से मेरी बात को समझना। 2 छात्रों ने 100 अंक, 3 छात्रों ने 0 अंक तथा शेष छात्रों के अंकों का औसत 40 है, तो छात्रों के वर्ग का औसत कितना होगा? तो आपको चाहिए छात्रों के वर्ग का औसत, यानी पूरी क्लास का औसत। देखिए कैसे निकालते हैं, आप बताइए। औसत बराबर होता क्या है? यही तो फॉर्मूला है, औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की कुल संख्या। तो जब हमें पता है कि औसत बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की कुल संख्या, तो उसको अप्लाई यहां कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। देखो, 20 छात्रों में से 2 को नंबर कितने मिले? 100। तो 2 बालकों को नंबर मिले हैं कितने? 100। 2 बालकों को 100 नंबर। 3 बालकों को नंबर मिले हैं 0। कितने बालक हो गए? 5। 2 और 3 5। अब बालक कितने रह गए? अब बालक रह गए 15, जिनका औसत दिया गया है 40। अगर 15 छात्रों का औसत 40 है, तो पदों का योग निकालने के लिए मुझे और आपको करना होगा औसत गुणा पदों की संख्या। देखिए, 2 छात्रों के नंबर 100, 3 छात्रों के नंबर 0। 2 के नंबर 100, 3 के नंबर 0, अन्य का नंबर में औसत गुणा पदों की संख्या किया है, तो 15 गुणा 40 हो गया। अच्छा, औसत बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की कुल संख्या। तो पदों का योग आपने ये निकाल लिया, पदों की कुल संख्या कितनी है? 20। टोटल हो गया भैया अपने पास डाटा को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 700, और 700 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। तो हमारे सवाल का जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। फिर से समझिए, 2 छात्रों के 100 अंक, 3 छात्रों के 0, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 हैं, अतः बालक बचे 15। शेष बचे 15 छात्रों का औसत 40 है, तो ये हो गया 600, ये हो गया 100। 700 बट्टे 20, तो आंसर आ जाएगा हमारा 35। तो उस आधार पर उधर जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। स्पष्ट हुआ ये बात? चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है कि 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके एक बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी, तथा 5 वर्ष पहले पत्नी और उसके एक बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी, और आपको उम्र पूछी है पति की वर्तमान में। तो देखो, अगर उम्र किसी की वर्तमान में निकालनी है तो घटनाक्रम को वर्तमान में बनाना होगा। कैसे बनाएंगे समझिए। देखो, आपको बोला है कि 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसका एक बच्चा, इनकी औसत आयु थी 27 वर्ष। अगर 3 लोगों का एवरेज 27 है, तो उनकी आयु का योग हो गया 81। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो डाटा हमें दिया गया है वो डाटा दिया गया है 3 वर्ष पहले का, और जो डाटा हमें बनाना है वो डाटा बनाना है वर्तमान का। तो हमें वर्तमान का डाटा बनाने के लिए क्या करना होगा, ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो काम बन जाएगा। कैसे समझेंगे? देखिए, तो 3 वर्ष पहले का योग 81 दिया हुआ है। अब एक बात बताइए मुझे, 3 वर्षों में एक आदमी की उम्र कितनी बढ़ती है? तो जवाब आएगा कि 3 बढ़ती है। अगर इसकी 3 बढ़ी, इसकी 3 बढ़ी और इसकी 3 बढ़ी, तो टोटल 9 बढ़ गई। वेरी गुड। तो अगर यहां से हमें यह समझ में आ गया कि टोटल मिला के उम्र जो है 9 बढ़ी, तो इस सिचुएशन में जो इनका टोटल पहले 81 हो रहा था, वही टोटल बढ़ के अब 90 हो जाएगा। आराम से समझने का प्रयास करना है। अरे यार देखिए, तो जो टोटल पहले
आपको दिया गया था 81, वो टोटल अब हो गया 90। कैसे हुआ 90, एक बार दोबारा समझ लेते हैं, डिस्टरबेंस हो गया। पति पत्नी बच्चा की औसत आयु थी 27 साल, लेकिन 3 साल पहले, और हमें निकालनी है ये कब, वर्तमान में। तो वर्तमान में निकालने के लिए आपको क्या करना है, 3 गुणा 27, तो 3 साल पहले का आपने योग निकाल लिया। अब एक आदमी की उम्र 3 साल में 3 बढ़ जाती है, तो 3 इसकी बड़ी, 3 इसकी बड़ी, 3 इसकी बड़ी, टोटल हो गया 9। सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं। 5 वर्ष पहले पत्नी और उसका बच्चा, 2 लोगों का बोला है। 5 वर्ष पहले पत्नी और उसका बच्चा, इनकी औसत आयु 20 वर्ष थी। अगर माफ कीजिएगा, 2 लोगों की औसत आयु अगर 20 वर्ष है, तो इनके पदों का योग भैया आप बताइए, 40 ही तो होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो डाटा दिया गया है, ये दिया गया है 5 वर्ष पहले। पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, लेकिन कब, 5 वर्ष पहले। इन 5 वर्षों में किसी भी एक की उम्र कितनी बड़ी होगी, 5 ही बड़ी होगी। तो अगर पत्नी की बड़ी 5, बच्चे की बड़ी 5, दोनों की मिला के कितनी बढ़ गई, 10। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि वर्तमान में तीनों की आयु का योग 90 है, और पत्नी और बच्चे की आयु का योग 50 है। अगर तीनों की आयु का योग 90 है, पत्नी और बच्चे की उम्र का योग 50 है, तो आप सोचिए 2 को मिलाकर कितना आ रहा है, 2 को मिला के आ रहा है 50, और तीनों को मिला के कितना आ रहा है, तीनों को मिला के आ रहा है 90। ठीक है, तो यहां से हमें ये बात स्पष्ट हो पा रही है कि इसकी उम्र कितनी हो गई, 40 साल। दोबारा देखिए, इसकी 40 होती, सॉरी 50 होती, लेकिन मामला ये फंस गया ना, वैसे तो 50 होती, इसलिए मैंने लिखा, फिर मिटाया भी क्यों, देखो समझो। ये 10 साल बढ़ी, कहां से बढ़ी, ये 5 साल पहले का एवरेज था, 5 और 5 10, ये 3 साल पहले का एवरेज है, 3 3 3। ठीक है, ऐसे करके यहाँ 9, यहाँ 10, तुम्हारा जवाब कितना आएगा, 40। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है कि 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। समूह में आने वाले व्यक्ति का भार बताइए। अब देखो, एक बात मैंने आपको समझाई है पीछे भी, फिर डिस्कस करूंगा कि अगर किसी समूह में एक व्यक्ति आ रहा हो और वह एक शामिल हो रहा हो, तो देखो सीधा सीधा एक आदमी बढ़ रहा है। लेकिन अगर एक जा रहा है और उसकी जगह एक आ रहा है, तो कितना बढ़ा, कुछ नहीं। तो हमें एक बात समझनी है कि एक व्यक्ति जिसका वजन कितना है, 65 किलोग्राम, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति लाया गया। 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया गया, जिससे औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि, 2.5 किलोग्राम की वृद्धि। तो सीधा दिमाग में बात रखनी है क्या, अगर औसत बढ़े तो वजन ज्यादा करो। कितना ज्यादा, 8 लोग हैं और सबका वजन 2.5 किलोग्राम से बढ़ गया। औसत का तात्पर्य होता है प्रत्येक व्यक्ति के वजन, मात्रा, लंबाई, जो भी आंकड़ा दिया गया है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो आप सोच के बताओ, सभी के वजन में अगर 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाए, तो क्या ये स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि ये कुल मिला के 20 किलो ज्यादा होगा, किससे, 65 से। तो मेरा और आपका जवाब क्या आएगा, 85 किलोग्राम। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7, देखो अनुपात की समस्या क्या है कि अनुपात को कभी भी वास्तविक संख्या या वास्तविक वैल्यू के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। तो देखिए समझो, सबसे छोटे लड़के की उम्र को आप मान लीजिए 4K, उसके बाद वाले को मान लीजिए 5K और उसके बाद वाले को मान लीजिए 7K।
ठीक है। सबसे छोटे की उम्र 4 के, उसके बाद 5 के, उसके बाद 7 के। अगर यह अनुपात होता 5:6:7 तो हम यहाँ 5 के, 6 के, 7 के लेते। आप ये बात समझ गए? बढ़िया। अब तीनों लड़कों की आयु का योग हम निकाल सकते हैं। कैसे? औसत गुणा पदों की संख्या। भैया बात दिमाग में बिठा लो, अगर आपको औसत दिया गया है और पदों की संख्या पता है तो पदों का योग निकाल के सवाल को हल किया जा सकता है। ठीक है, चलें तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास 16 के बराबर हो गया 16 गुणा 3। 16 से 16 खत्म तो के बराबर कितना हो गया? 3। अगर के बराबर 3 हो गया, फिर आपसे पूछी है कि सबसे कम उम्र वाले लड़के की आयु। सबसे कम उम्र वाले लड़के की आयु, तो आप बताइए, एक की उम्र आपने 4 के मानी थी, एक की 5 के मानी थी और एक की 7 के मानी थी। तो सबसे छोटा कौन हो गया? 4 के वाला, और के की वैल्यू 3 है तो के बराबर 3 रखेंगे तो 4 गुणा 3 हो जाएगा। अतः सबसे कम उम्र वाले लड़के की आयु जो है वो 12 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यही पूछा जाए सबसे बड़ा तो 21 हो जाएगी, है ना। बीच वाला तो 15 हो जाएगी, क्योंकि के का मान तो 3 ही आया। अब जहां भी पूछोगे गुणा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। लिखा है 4 संख्याओं ABCD का औसत 40 है। देखिएगा 4 संख्याएं हैं A, V, C और D। तो 4 संख्याओं ABCD का औसत 40 है। और मैंने अभी बताया, जब जब आपको औसत दिया जाए, पदों की संख्या दी जाए, तो पदों का योग निकाल लो। आंखें बंद करके पदों का योग निकालना है, बंद मत करना, लिखोगे कैसे, है ना। इसलिए जरूरी आंखें तो खुली रखना। पता चले मैं पढ़ा रहा हूं, आपने वीडियो चलाई और आंखें बंद कर ली, सो गए, तो उससे मेरा या आपका क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। देखिए मुद्दे पर आते हैं। 4 लड़के हैं, 4 संख्याएं हैं जिनका औसत जो है, 4 संख्याएं ABCD और जिनका औसत आपको दिया गया है कितना? 40। तो योग हो गया 160। अगली 4 संख्याएं ABEF जिनका औसत दिया गया 40, तो इनका भी योग 160। अब आप गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि A और B यहां भी है, तो क्यों ना हम दोनों समीकरणों को आपस में घटा दें। अगर दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि C प्लस D माइनस E माइनस F बराबर आ जाएगा 0। और अगर C प्लस D माइनस E माइनस F बराबर आ जाएगा 0, तो C प्लस D बराबर हो जाएगा E प्लस F, जो यहाँ कहीं दिया नहीं है। अतः हमारा जवाब हो गया इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एक संदेह आपके मन में आ सकता है कि ऐसे भी तो कह सकते हैं कि C बराबर E या F, ये वाला ऑप्शन दिमाग में आ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है। फिर भैया मैं एक बात बताऊं, 2 संख्याओं का जोड़ 2 संख्याओं के योग के बराबर है। अगर ये दोनों 20-20 है, ये दोनों 20-20 है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन मान लीजिए 10 है, ये 30 है, तो जरूरी है कि ये 30 और 10 ही हो? जरूरी तो है नहीं। अगर 2 संख्याएं में कोई सी भी ले लूं जिन्हें जोड़ के मान लो 40 आ रहा है, तो क्या इन दोनों को जोड़ के 40 आ जाए? तो ऐसी तो बहुत सारी संख्या होंगी, जैसे 2 और 38 ये 1 और 39, 5 और 35 ये 10 और 30। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन नहीं होगा। आप इस बात को लेके कंफ्यूज न हो, इसका जवाब यही होगा जो कहीं दिया नहीं है। अतः आंसर देंगे इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है कि 13 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 13 वर्ष है। जब 2 और लड़के समूह में आए तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। नए लड़कों की आयु का योग वर्षों में बताइए। देखिए 13 लड़कों के समूह की औसत आयु, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 13 लड़के हैं जिनके समूह की औसत आयु 13 वर्ष है,
बाद में 2 लड़के बढ़ जाते हैं तो 15 हो गए। जब 2 लड़के बढ़ जाते हैं तो समूह की औसत आयु जो 13 थी वो बढ़ के 15 हो गई। तो 13 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष थी, 2 लड़के बढ़ गए जिसके बाद समूह की औसत आयु 15 वर्ष हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, पदों की संख्या दी है, औसत दिया है, तो पदों का योग नहीं निकाल सकते? आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, और मैं इस बात पे आपको थैंक यू बोल दूंगा। 15 गुणा 15 किया जाए तो 225 आएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उसका जवाब दीजिए। 169 है क्या? 13 लड़कों की आयु का योग। 225 है क्या? 15 लड़कों की आयु का योग। तो मैं ये कह नहीं सकता कि यहां से यहां जितना भी बड़ा है, यहां से यहां जितना भी बड़ा है वो उन 2 लड़कों की आयु का योग है जो समूह में अभी अभी शामिल हुए। यहां जितना भी बढ़ाया गया है वह 2 लड़कों की आयु का योग है जो समूह में अभी अभी शामिल हुए। और वो कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है भैया, ये 13 का है, ये 15 का है, अगर इसमें से ये घटा दिया जाए तो आंसर आ जाएगा कि नहीं? तो बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया कि 225 में से अगर 169 घटा दोगे तो मेरा और आपका जवाब जो है कितना आ जाएगा? 56 वर्ष। और यहीं पे भैया जी अगर पूछा होता पदों का औसत तो बाबूजी आप 56 में 2 से डिवाइड भी कर देते। स्पष्ट हुआ? बहुत बढ़िया बात समझ में आई हो। अब देखो, परीक्षा में जब जब हम जाते हैं तो आप एक चीज गौर करेंगे, समझ पाएंगे कि वहां इन सारे तरीकों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप उंगलियों पर निकाल लेते हैं सवाल। जैसे 13 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है, 2 और लड़के आ गए तो औसत 2 बढ़ गया। अब देखो 2 नए लड़के आएंगे तो 13 दूनी 26 तो हो ही गया। अब 26 उनकी है ही, और 15 लड़कों की 2 बढ़ा दी, इसका मतलब उनकी उम्र 26 से 30 ज्यादा है। 26 से 30 ज्यादा 56। लेकिन जो डायरेक्ट तरीके हैं मुझे आसानी से याद है, क्योंकि मैं गणित को बड़े आराम से मिनिमम अगर अब तक पढ़ाया होगा तो 40 से 50 बार पढ़ा चुका होगा। तो जब मैं 50 बार किसी विषय को पढ़ा चुका हूं तो उसकी हर वारी की मुझे याद हो गई है। जरूरी है कि आपको याद हो जाए। याद रखना, बचना इन चीजों से। ये मन लुभावन चीजें आपको मन को लुभात हो जाएंगी, परीक्षा पास नहीं होगी। परीक्षा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होने के बाद ही पास होगी। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखो, कैलकुलेशन को जल्दी करो, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है 53 नंबर कि क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों ने औसतन 36 रन बनाए, यदि उनमें से एक खिलाड़ी केवल 16 रन बनाता है। देखो, अब वही बात मैं आपसे बोलूंगा कि टोटल खिलाड़ी कितने? 6, और इनके द्वारा बनाए गए रनों का एवरेज कितना है? 36। ये देखते ही आपके दिमाग में तुरंत बात क्लिक कर जाएगी कि जब 6 खिलाड़ी हैं, एवरेज 36 है, तो क्यों ना इसके पदों का योग निकाल दिया जाए। और पदों का योग कितना आ जाएगा? 6 गुणा 36 अर्थात 216। अब क्या बोला है इन्होंने? बोला है कि शेष खिलाड़ियों ने औसतन कितने रन बनाए। बचे हुए खिलाड़ियों का औसत बताइए। अगर एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो आप बताइए सभी 6 ने मिलकर बनाए 216, और एक आदमी ने बनाए 16। अगर एक आदमी ने बनाए 16 तो बाकी 5 खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए? भाई 6 में से एक हटा दो, तो उस एक आदमी हटाओगे तो 6 खिलाड़ी की जगह 5 खिलाड़ी रह जाएंगे, और रन 216 की जगह 200 रह जाएंगे। और औसत कैसे निकालते हैं? पदों का योग बट्टे पदों की कुल संख्या। तो 200 में 5 से डिवाइड कीजिए तो मेरा और आपका जवाब 40 आ जाएगा। क्या ये बात स्पष्ट हुई आपको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था,
और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो शुक्रवार का तापमान क्या था? आराम से समझना। देखो, हमें दिया है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 4 दिनों का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। तो इनका टोटल निकाल सकते हैं। कैसे? 38 गुणा 4। कैसे बेटा? 38 गुणा 4 है ना भैया। चलिए, और आपको दिया गया है कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर इन 4 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 40 दिया गया है तो बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि 40 गुणा 4 160। देखो दोबारा, 38 गुणा 4 152, 40 गुणा 4 160। अब क्या करेंगे? लिखा हुआ है कि यदि सोमवार का तापमान 30 है तो शुक्रवार का कितना होगा। तो आपको केवल 2 पदों की जरूरत है, न बृहस्पतिवार की, न बुधवार की, न मंगलवार की, केवल जरूरत है सोमवार और शुक्रवार की। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि अगर पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा दिया जाए तो मेरे पास डाटा आ जाएगा सोमवार माइनस शुक्रवार बराबर -8 डिग्री सेल्सियस। अब भैया सोमवार का टेम्परेचर दिया हुआ है, वो जो -8 है इधर ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो शुक्र शब्द इधर नेगेटिव है उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि शुक्रवार का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है। देखिए दोबारा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का टेम्परेचर 38 है तो 38 गुणा 4 152, और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का टेम्परेचर 40 है तो 40 गुणा 4 160। फिर हमने क्या किया? पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाया तो सोमवार माइनस शुक्रवार बराबर -8 आ गया। सोमवार का 30 दिया हुआ है, -8 उधर ले जा दो, शुक्रवार इधर, तो आंसर आ जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। बढ़ूं आगे? बढ़िया। अगले सवाल पे आ जाइए। उसी तरह का है तो फिर से समझ लेंगे, ठीक है। लिखा है किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान। अब देखो, किसी भी सप्ताह में पहले 3 दिनों का एवरेज दे रखा है तो हम क्या करेंगे? सप्ताह यानी पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन भैया मंगलवार, तीसरा दिन बाबूजी बुधवार, और एवरेज दिया है 27। तो 27 गुणा 3 अगर कीजिएगा तो 81 हो जाएगा, 81 डिग्री सेल्सियस। 3 का गुणा क्यों किया? क्योंकि 3 दिन है, 1 2 3, इसलिए कितने का गुणा किया? 3 का। आगे लिखा हुआ है कि अगले 3 दिन बताओ, बुधवार के बाद कौन कौन से दिन आते हैं? तो बुधवार के बाद आता है गुरुवार, शुक्रवार और आता है बाबूजी शनिवार। इनका औसत टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ 29 गुणा 3 कर देंगे, तो 29 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 87। क्लियर है? चलो आगे देखो। आगे लिखा है कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान। अब यहां मेरी बात को आप पकड़ने का प्रयास करना। देखो, पूरा सप्ताह, तो पूरा सप्ताह अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
शनिवार और रविवार। आराम से देखो, पूरा सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और अंत में रविवार। इसका टेम्परेचर दे रखा है 28.5 डिग्री सेल्सियस और यहाँ दिन कितने हैं 7। तो जब औसतन तापमान दिया जाए तो कुल तापमान निकाला जा सकता है कैसे? औसत गुणा पदों की संख्या। चलिए आगे बात करते हैं। देखो अब एक बात सुनना, सोमवार से बुधवार का टेम्परेचर अलग अलग तो नहीं पता, उसका योग तो पता है, कितना आ गया 81। आराम से मेरी बात को समझना। गुरुवार से शनिवार का टेम्परेचर अलग अलग तो नहीं पता, लेकिन उसका योग पता है, कितना आ गया 87। और प्लस आपका रविवार का टेम्परेचर बराबर 7 गुणा 5 35, 7 गुणा 8 56 और 3 कैरी यानी हासिल, तो 59 यानी 9 बच्चे 5, 7 दूनी 14 और 5 19, कितना हो गया 199.5। दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 168 हो जाएगा। तो सीधी बात यहां कर ले रहा हूं कि 199.5 में से 168 घटा दिया जाए तो मेरा और आपका जवाब 31.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो स्पष्ट हुआ कि रविवार का टेम्परेचर 31.5 है। देखिए सप्ताह के पहले 3 दिन का औसत दिया है 27, तो योग हो गया 81। अंतिम 3 दिनों का औसत 29 है, तो योग हो गया 87। पूरे सप्ताह का औसत 28.5 है, तो योग हो गया 199.5। तो 3 और 3 6 दिन का टेम्परेचर घटा दोगे तो आपको आखिरी दिन यानी कि रविवार का टेम्परेचर मिल जाएगा 31.5 डिग्री सेल्सियस। स्पष्ट हुआ? बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। सवाल उसी तरह का थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, तो हम क्या बदलाव से डरते हैं? हम तो बदलाव को सहज महसूस करते हैं। देखिए तो लिखा हुआ है कि जनवरी से मार्च तक का, जस्ट ए मिनट, हाँ अरे भाई चलिए देखें, जनवरी से मार्च तक का औसत तापमान 47 डिग्री सेल्सियस है। आराम से मेरी बात को समझना। देखो जनवरी ऐसे लिख ले रहा हूं, जनवरी फरवरी और मार्च औसत तापमान कितना है 47। तो हमें क्या करना होगा, योग निकालना होगा। कैसे निकालोगे? 47 गुणा 3 करोगे, तो 47 गुणा 3 करोगे तो आ जाएगा कितना 141। ठीक है। आगे फरवरी से अप्रैल तक का, तो देखो फरवरी मार्च और अप्रैल का टेम्परेचर दिया है 44, तो 44 गुणा 3 132 हो गया। स्पष्ट हुआ ना? बहुत बढ़िया। मुद्दे की बात पर आ जाओ। देखो अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा दूं तो क्या होगा, माइनस 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 माइनस, ये खत्म ये खत्म, तो यहां से मिल जाएगा जनवरी माइनस अप्रैल बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात समझो, यहां क्या दे रखा है, यहां दे रखा है कि अप्रैल का तापमान जनवरी के तापमान का 5/6 है। तो अप्रैल का तापमान कितना था ये बोला है। अब देखो एक बात मुझे बताओ, सोच के बताना आराम से कि क्या ये बात स्पष्ट करने में सक्षम हो पा रहा हूं मैं कि अगर इसी डाटा को थोड़ा सा आगे आपको समझा दूं तो बन जाएगा अप्रैल अपॉन जनवरी, जनवरी आ जाएगा अपॉन में और बराबर आपका टेम्परेचर हो जाएगा 5/6, यानी जनवरी का टेम्परेचर 6 यूनिट और अप्रैल का टेम्परेचर 5 यूनिट। दोनों का डिफरेंस करो, दोनों का अंतर अगर निकालोगे तो 6 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 1 यूनिट। तो यहां से हमें पता चलेगा कि 6 और 5 का अंतर कितना आ रहा है 1 यूनिट। यहां डाटा कहता है कि 1 यूनिट आ रहा है और उधर डाटा कहता है कि 9 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अब ये बात समझो, जनवरी माइनस अप्रैल कितना है 9,
जनवरी 6, अप्रैल 5, 6 में से 5 घटाए 1 यूनिट की वैल्यू 9। अब क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि चलो इतना कर लिया तो ऐसा करो अप्रैल का तापमान बता दो। तो भैया बाबूजी हमने इसे कितना रखा, डिफरेंस 1 यूनिट, और अप्रैल का टेम्परेचर कितना हो गया 5 यूनिट, और यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का अगर 5 में गुणा कर दिया जाए तो मेरा और आपका जवाब कितना आएगा 45 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोबारा से लिखा, जनवरी फरवरी मार्च का टेम्परेचर 47 है, 47 गुणा 3 141 हो गया। फरवरी मार्च अप्रैल का टेम्परेचर 44 है, 44 गुणा 3 132 हो गया। आगे लिखा हुआ है कि इसमें से ये समीकरण घटा दें तो जनवरी माइनस अप्रैल आपका आ जाएगा कितना 9। अब आगे अप्रैल का तापमान जनवरी के तापमान का 5/6 है, सॉल्व करेंगे तो ये 5/6 आ जाएगा, डिफरेंस 1 यूनिट आएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा तो अप्रैल का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए बढ़िए, अगले सवाल पर आ जाइए। लिखा हुआ है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 24 रन है। जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा दिया जाता है तो औसत 2 रन बढ़ जाता है। बात सिंपल सी है, समझना। टोटल खिलाड़ी कितने हैं 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है 24 रन। 11 खिलाड़ियों का औसत 24 रन। अगर इसमें से कप्तान को हटा दिया जाए तो कप्तान अगर हटा दिया जाएगा तो भैया 10 खिलाड़ी रह जाएंगे। औसत 2 बढ़ रहा है तो जो औसत पहले 24 था वो अभी बढ़ के 26 हो गया होगा। अब यहां ध्यान से देखना, देखो आपको पता ही है क्या, पदों की संख्या और एवरेज दिया जाए तो पदों का योग निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे देखो समझो। 11 खिलाड़ियों का औसत अगर 24 है तो इनके द्वारा बनाए गए रनों का योग 264 हो जाएगा। 10 खिलाड़ियों का अगर एवरेज 26 है तो इनके द्वारा बनाए गए रनों का योग 260 हो जाएगा। कैसे किया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो अगर हम यहाँ से सभी खिलाड़ियों का रन जोड़ते हैं तो 264 है, एक खिलाड़ी हटा देते हैं तो 260 है। अतः स्पष्ट हुआ कि इससे ये कितना कम है 4, मतलब कप्तान को हटाने का मतलब है केवल 4 रन की कमी, अर्थात कप्तान द्वारा केवल 4 रन ही बनाए गए हैं। स्पष्ट हुई मेरी बात? बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला सवाल देखिए। लिखा है कि किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 400 रुपए है। मैनेजर के साप्ताहिक वेतन का औसत 2400, जबकि कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 300 है। तब मैनेजर तथा कर्मचारियों की संख्या में अनुपात बताइए। देखिए अगर किसी भी सवाल में आपको 2 या 2 से ज्यादा समूह दिए जाए, संख्याएं दी जाए, ठीक है, और उनको मिलाकर कोई भी एक एवरेज दिया जाए, तो इस स्थिति में आपको करना यह है कि एलिगेशन लगाना है। कैसे लगाते हैं वो मैं समझाऊंगा, ध्यान देना गौर से। मैनेजर का साप्ताहिक वेतन दिया गया है 2400, अन्य कर्मचारियों का साप्ताहिक वेतन दिया गया 300 और सभी का साप्ताहिक वेतन दिया गया 400। तो आपको क्या करना है, आराम से समझो। मैनेजर का डाटा इधर, अन्य कर्मचारियों का इधर, और सभी को मिलाकर जो एवरेज है वो यहाँ। फिर आप देखेंगे 2400 से 400 छोटा है तो ये पता कर लो कितना छोटा है, ठीक है। कम है तो ये इसमें से ये घटा दो, इन दोनों में ये बड़ा है तो इसमें से वो घटा दो। दोबारा समझना, और यहां से हमेशा ही एलिगेशन हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन अब एक सवाल है तो छोड़ नहीं सकता ना, बताना तो पड़ेगा ही, तो बता रहा हूं। तो वहां पे सीधी बात समझो, मैनेजर का वेतन 2400, अन्य कर्मचारियों का 300, जो सभी का है वो कहां लिखना है, बीच में। अब देखो
2400 से ये कम है तो इसमें से ये घटा दो, इन दोनों में ये बढ़ा है तो इसमें से ये घटा दो। अब अनुपात बनाते हैं तो अनुपात में समान जीरो हो तो कट जाते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:20। स्पष्ट हुआ आपको? बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लिखा है एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। बात को मेरी को समझना। तो एक क्लास में 40 छात्र हैं जिनका एवरेज आपको दिया गया है 15 वर्ष। देखो, तो एक क्लास में 40 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के आने से, 10 नए आ गए तो कितने हो गए? 50। 10 नए छात्रों के आने से औसत 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। तो जो एवरेज पहले 15 था वो है 15.2 हो गया, ठीक है। अब पूछा है नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी। इन्होंने बोला है कि नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी। चलिए देखिए, मुद्दे पर आते हैं। देखो, 40 छात्रों का एवरेज अगर 15 है तो टोटल कितना हो गया? 600। 15 का अगर ये दिया गया तो टोटल कितना हो गया? 760। तो मैं मिला के इससे ये बढ़ गया। सवाल पैदा होता है क्यों बढ़ गया? क्योंकि भैया बालक बढ़ गए। बालक बढ़े, एवरेज भी बढ़ा तो योग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा बताइए, योग में कितने की वृद्धि हुई? 160 की। क्यों हुई? 10 नए बालक आ गए। तो उन नए बालकों का एवरेज कैसे निकालोगे? पदों का योग जो यहां से मिल जाएगा, और पदों की संख्या आपको पता ही है 10। अतः नए छात्रों की औसत आयु कितनी हो गई? 16 वर्ष। स्पष्ट हुई मेरी बात? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। लिखा है कि 35 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। देखो, टोटल कितने छात्र हैं? 35 छात्र हैं और एवरेज दिया गया है 47.5। यदि अगर अध्यापक को शामिल कर लें तो 35 बालक हैं, एक अध्यापक, लोग हो जाएंगे 36। औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1 किलोग्राम की वृद्धि, अच्छा ये गलत है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है तो बढ़ के कितना हो गया? 48.5। देखो, 35 लोग थे, एवरेज 47.5 था। अध्यापक को शामिल किया तो एवरेज 1 बढ़ गया तो 48.5 हो गया। अब क्या करेंगे? पदों का योग कैसे गुणा करेंगे, ठीक है। 35 गुणा 5, 175 के 5 कैरी हुआ 17, हासिल हुआ 17। 35 गुणा 7, 252, 252 और 17 269, हासिल हो गया 26। 35 चौके 140, 140 और 26 166, तो ये हो गया 1669.5। यहां देखो, 36 पंजे 180 कैरी हुआ 18, ठीक है। 36 अट्टे 288, 288 और 18 हो गए 306, ठीक है। 288 18 306, हासिल हो गया 30। 36 चौके 144, 144 और 30 174। तो एक तरीका यह है कि इसमें से ये घटा दो। तो देखो 0.5 तो आना ही आना है। अब यहाँ रह जाएगा 5, 15 में से 9 घटाएंगे 6 आ जाएगा, ठीक है, घटा लेंगे। दूसरा तरीका आप यहाँ देखें, ये तो घटा ही लेंगे आप, ठीक है। देखो एक चीज समझना, 35 बालकों का वजन कितना है? 47.5 किलोग्राम। तो अगर अध्यापक आ जाएं और एवरेज में कोई वृद्धि न हो न कमी हो तो अध्यापक का वजन इतना ही होगा। लेकिन अध्यापक ने क्या किया कि आने के बाद सभी के औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 35 बालक हैं, एक अध्यापक, लोग हो गए 36 लोगों का वजन 1-1 किलो बढ़ाना है तो अध्यापक का वजन उनके औसत वजन से 36 किलोग्राम ज्यादा होना चाहिए। 36 एकन 36, औसत 2 बढ़ता तो 36 दूनी 72। क्लियर हुआ? तो आराम से हमको ये बात यहां से डायरेक्ट पता चल जाएगी
कि 4 और 3 7, 7 और 6 13, तो 83.5 किलोग्राम, यानी आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए बढ़िया। तो आज की क्लास में हम सवाल नंबर 60 तक ही रखते हैं। मिलेंगे इससे अगली क्लास में कुछ और सवालों के साथ और प्रयास करेंगे इस चैप्टर को ढंग से खत्म किया जाए। आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप कक्षा को रेगुलर बढ़िया तरह देख रहे होंगे, ताकि परीक्षाओं में मैं आपकी मदद करने में सहायक सिद्ध हो सकूं। चलिए आज की क्लास की समाप्ति, मिलेंगे हम इससे अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।